कल आप टॉपिक कर रहे थे कॉरपोरेट गवर्नेंस का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। अगर कंपनी फुल टाइम डायरैक्टर नहीं है तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर भी हो सकता है कंपनी के विच। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਕਰਨਗੇ ਐਨੂਅਲ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੌਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੀਨਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਜੋ ਹੈ ਐਨੂਅਲ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ। ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। मे भी एक एग्जीक्यूटिव कंपनी का हो सकता, दो नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं या फिर 2 मैंबर भी होंगे तो वो भी चल जाएगी। वो कमेटी जो है कंपनी के प्रॉपर कंपनी के ऑडिट जितने भी डॉक्यूमेंट्स ने टाइम नाल प्रिपेयर कराने रेडी होंगी है कंपनी के डॉक्यूमेंट। उस तो बाद है कंपनी के CFO सॉरी सबसिडरी कंपनी है। सबसिडरी कंपनी बारे लिखा भी कंपनी के सबसिडरी कंपनी घट्टो घट्ट एक इंडिपेंडेंट डायरैक्टर अलग तो होना जरूरी चाहिए। जो भी कोई कंपनी की सबसिडरी मान लो कंपनी अपना काम कर रही है और कोई होर कंपनी भी चल रही हैगी है तो कोई होर सैक्टर का भी बिजनेस चल रहा है लेकिन कंपनी के नेम नाल ही चल रहा है तो उत्थे भी एक होल टाइम डायरैक्टर चाहिए है जो कंपनी परमानेंट काम करेगा। फिर उस तो बाद है CFO की होंगे जो कंपनी के जो चीफ फाइनैंशियल ऑफिसर होगा वो कंपनी के ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाने अवेलेबल होगा। कंपनी ऑलवेज जो बैलेंस शीट बनानी है विदाउट विंडो ड्रेसिंग बनाने वाला पर्सन होना चाहिए वो CFO कंपनी के होना जरूरी है। लास्ट के एक होर पर्सन सीगा रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब जोड़े भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स होंगी भी एक्चुअल जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिन्हें भी स्टाफ मैंबर काम कर रहे हैं उन्होंने एनुअल रिपोर्ट्स हर एक साल बननिया जरूरी ने विद इन 14 मंथ के कंप्लीट होनी जरूरी ने। 14 मंथ बाद क्योंकि उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग रखनी होंगी है वो डिसाइड करना होता है कंपनी ने एक्चुअल कितना टारगेट अचीव करे या नहीं। लास्ट सीगा कंप्लाइंस तो इलावा सीगा भी जिन्हें भी कंपनी के शेयर होल्डर्स या फिर डायरैक्टर्स या फिर मैनेजर्स सब को सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट सब को होने जरूरी ने ना ही कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनी जाती है क्योंकि अगर पर्सन कंपनी होंगे नहीं तो कंपनी कोई भी प्रॉपर तरीके नहीं चल सकती। फिर सीगा थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये थोड़ा नाल जरूर पूछ सकते हैं भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज किहड़े ने। सब तो पहला थ्योरी आ रही है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी डील करती है कि डिवेलप द रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर इंसेंटिव कंपनी किस प्रकार के रूल्स होंगे किस तरह काम कंप्लीट करवाया जाऊगा। अगर किसी बंदे कोई इंसेंटिव प्रोवाइड करे जाएंगे तो किस तरह के प्रोवाइड करे जाएंगे। ये थ्योरी करती हैगी एजेंसी थ्योरी। दूसरी थ्योरी थोड़े को हैगी है स्टीवर्डशिप थ्योरी। स्टीवर्डशिप थ्योरी जी हैगी है कंपनी के हाईली मोटिवेटेड अचीवमेंट लैवल असीं कितना सैटअप करना है कंपनी के क्योंकि कंपनी च ये नहीं कह सकते जो पर्सन आएंगे नॉर्मल एक तरीके नाल ही काम करते रहेंगे। अगर उन्होंने तुसीं अचीवमेंट करवाना चाहते तो किस बेस में करवाओगे कोई मोटिवेशन लैवल तुसीं कितना सैटअप करोगे। ये थ्योरी भी कंपनी के होनी जरूरी है। थर्ड है उस तो बाद हैगी थोड़े को स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी मीनस इन सीधी जी पॉइंट लिखा है कि फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। ये मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी कि कंपनी के जिन्ने भी स्टेक होल्डर ने स्टेक होल्डर के आ जाते हैं कंपनी के क्रेडिटर कंपनी के कंज्यूमर कंपनी के कस्टमर्स। मैनेजर की जिम्मेवारी है कि परमानेंट उन्होंने किस तरह जोड़ के रखना है वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरी है। लास्ट एक थ्योरी हैगी पोलिटिकल थ्योरी। पोलिटिकल थ्योरी होगी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी पावर्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कंट्रोल्स कम्युनिकेशन इस सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी सैटअप करना ये पोलिटिकल थ्योरी है क्योंकि इस तो बिना कंपनी चल ही नहीं सकती। ये 4 थ्योरियां हैगी ने जिस कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मैनेज करे जा सकता मीनस कंपनी सारे काम प्रॉपर तरीके कंप्लीट हो सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सिज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो कंपनी के होगा वो भी काम करता है वो भी काफ़ी प्रकार के सिस्टम अप्लाई करता है। सब तो पहला जिवें शेयर होल्डर वैल्यू मॉडल कंपनी जोड़े शेयर होल्डर होंगे कंपनी का अच्छा डिपार्टमेंट शेयर होल्डर में ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि तुम कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ। इस मॉडल को लैके अगे चल सकते हैं। कम्यूनिटेरियन स्टेक होल्डर मॉडल। कम्यूनिटेरियन स्टेक होल्डर मॉडल का मतलब कि जिस तरह के कंपनी के क्रेडिटर जुड़े होंगे जिस तरह के कस्टमर्स होंगे जिस तरह के कंज्यूमर्स होंगे कंपनी उन्होंने हिसाब नाल ही काम करना स्टार्ट करेगी। ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सकता है कंपनी के। एनलाइटनेंट शेयर होल्डर वैल्यू मॉडल। एनलाइटनेंट शेयर होल्डर मॉडल मतलब कंपनी जिन्ने भी शेयर होल्डर जो साढ़े को टैंपरेरी बेस पर भी होंगे जिन्होंने असीं कहने भी कंपनी बोर्ड मीटिंग की लोड़ नहीं हैगी तो जिन्होंने को वोटिंग राइट्स नहीं है उन्होंने भी जो वैल्यूज नाल ली जाती उन्होंने भी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐड किया जा सकता है।
ਇੰਪਲੋਈ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਮੋਡਲ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਟੂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਟੌਪਵਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਟੀਕਲ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਮੋਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਲਸ ਹੋਣਗੇ ਅਮਰੀਕਨ, ਜੈਪਨੀਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਕਸ, टॉप मैनेजमेंट भी रूल्स बनाएगी और लोअर लेवल वाले लोग भी रूल्स बना के कंपनी के काम में कंप्लीट करवाया जाए। फिर उस तो बाद साढ़े कोल हैगे अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नैक्सट जो टॉपिक है सक्सैशन प्लानिंग इंट्रोडक्शन। सक्सैशन प्लानिंग इंट्रोडक्शन मीनस कंपनी की जो सक्सैसफुल लाइफ लिए कोई स्ट्रैटेजीज जनरेट करिए जाएंगे उन्होंने सक्सैसफुल प्लानिंग करनी है। मोस्टली ये भी रिस्पॉन्सिबल जो परसन होंगे डायरैक्टर परसन यही होंगे क्योंकि उन्होंने जिम्मेवार होंगी कंपनी को किस दिशा में लेके जाना है। जो भी कोई कंपनी के अंदर सक्सैसफुल प्लानिंग तो वर्क करूगी तो किहड़े काम करूगी वो लीडरशिप स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, पोटेंशियल रिप्लेसमेंट जो किसी चीज़ की कंपनी की रिक्वायरमेंट हैगी उन्होंने चीज़ों को ऐड करते चले जाऊगी। इस तरह कंपनी सक्सैसफुल प्लानिंग के जा सकती है। ये कंपनी कहना हमेशा रिवैल्यूटेड या अपडेटेड ईच ईयर, हमेशा असीं कह सकते हैं कि कंपनी हर साल अपने आप अपडेट करते चले जाऊगी क्योंकि पुराने तरीके नाल जो काम कंपनी करती चली जाऊगी तो अगे हो सकती नहीं हो सकती। जिमें जिमें न्यू टैक्नोलॉजी IT सैक्टर में ऐड करते चले जाएंगे, रिसर्च एंड डिवेलपमेंट करवाते चले जाएंगे, जिमें जिमें अगे से होते चले जाएंगे तो अपने आप ही सक्सैसफुल प्लानिंग कंपनी के ऐड होती चली जाती है। सक्सैसफुल प्लानिंग करने लिए कंपनी को कहना की करना पेगा। सब तो पहले तो रिक्रूटमेंट। अगर साढ़े कोल कोई इदां दे इंपलॉई है जो काम नहीं कर पा रहे तो असं उन्होंने हटा के रिप्लेस करके नवे इंपलॉई रिक्रूट करांगे। रिक्रूटमेंट हमेशा एज पर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिमें कंपनी रिक्वायरमेंट हैगी है उमें ही इंपलॉई हायर करे जाएंगे। फिर है ट्रेनिंग। अगर साढ़े कोल इंपलॉई सानूं लगदा कि वधिया बेस्ट इंपलॉई हैगे ने उन्होंने किसी प्रकार की ट्रेनिंग की लोड़ है तो उन्होंने ट्रेनिंग जरूर प्रोवाइड करोगे। असं ये नहीं कह सकते अपने आप सीखिया वो काम कंपनी कंप्लीट करो। सक्सैसफुल प्लानिंग के बेनीफिट क्या होंगे? कंपनी अपने टाइम से ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकती है, वेस्टेज ਨੂੰ खत्म कर सकती है, लीडरशिप के जोड़े गैप ने उन्होंने कंप्लीट कर सकती है। उस तो बाद इकॉनमी की तरह काम कर सकती, मीनस कंपनी अपने बेनीफिट लिए काम कर सकती, मीन जो उन्होंने खर्चे जो वध रहे होंगे ने वो खर्चे भी घट सकते हैं। कंपनी के जिस प्रकार की ग्रोथ की नीड होंगी है वो रिक्रूटमेंट द्वारा पूरी करी जा सकती हैगी है। इंपलॉई को मोटिवेट कराया जा सकता है। हर एक डिपार्टमेंट के आपस में रिलेशनशिप भी बनाए जा सकते हैं अगर कंपनी सक्सैसफुल प्लानिंग चलती है। सक्सैसफुल प्लानिंग के कुछ इन्होंने स्टैप भी लिखे हैं। सब तो पहला कहना प्लानिंग करो कि तुम कंपनी की काम करना चाहते हो। मान लो कंपनी सोच ले कि असी अपने आप को अपडेट फॉर्म लैके आना तो पहला अं रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ही करवावांगे। सैकेंड होएगा कि एनालिसिस, सानू काम करवाने का कोई बेनीफिट है या नहीं है वो बारे भी जो कंपनी रिसर्च करेगी। थर्ड होएगा आइडेंटिफिकेशन दी टैलेंट पॉइंट्स या फिर टैलेंटेड टूल्स। जिस लैवल के असीं अगे जाना चाहते हैं, मान लो कंपनी कहती असीं अपडेट करके अपना नाम वर्क चेंज करना चाहते, मॉडर्न तरीके से करना चाहते हैं तो अपडेटेड टूल्स की होंगे। मे भी सानू वही परसन चाहिए होंगे जी उस टैक्नोलॉजी डील करते होंगे, असीं परसन हायर करांगे। फोर्थ होएगा डिवेलपमेंट प्लानिंग। जो तुम परसन हायर कर ले तो अपना प्लान जो है लागू करोगे, परसन काम से रखोगे, उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह दोगे। लास्ट के जाके तुम कहना उन्होंने परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि बेनीफिट है तो तुम काम करते चले जाओगे, नहीं बेनीफिट हो तो दोबारा तो ट्रेनिंग दे के दोबारा तो फाइंड करके ही प्रोसेस में दोबारा तो कंप्लीट कराया जाता है। डिफरेंस बिटवीन कैरियर प्लानिंग एंड सक्सैसफुल प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग होगी मान लो जो कंपनी इंपलॉई के कैरियर में उसे डिवेलप करते हैं भी कोई इंपलॉई साढ़े को कंपनी चाहूगा तो कि स्टेज से अगे जाके किस लैवल से पहुँच सकते हैं। सक्सैसफुल प्लानिंग होगी जो कंपनी की लाइफ बारे सोचते हैं कंपनी किन्ने टाइम के अपडेट होएगी, उन्होंने दोनों के डिफरेंस है। उस तो बाद साढ़े को कह रहे हैं जी इसी में आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग इंट्रोडक्शन बोला है। इनसाइडर ट्रेडिंग होता है जब कंपनी पैसा इकट्ठा करने के लिए बाहर मार्केट में नहीं सीख करती, अपने ही एम्प्लॉइज़ या फिर अपने ही शेयर होल्डर से बातचीत करके अंदर ही अंदर जब पैसे को इकट्ठा कर लिया तो उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग विदाउट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर टू द सेबी। जब कंपनी सेबी को इन्फॉर्मेशन दिए बिना ही या फिर अपने शेयर को स्टॉक में लिस्टेड करवाए बिना ही किसी स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट में अपने शेयर बेच देती है और इन्फॉर्मेशन किसी पब्लिक के पास भी नहीं जाती, इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। वैसे तो एज़ पर दी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इनसाइडर ट्रेडिंग जो है प्रोहिबिटेड है कि कोई भी कंपनी अगर वो रजिस्टर्ड कंपनी उसको अपने शेयर जो है लिस्टेड करवाने ही होंगी। विदाउट लिस्टिंग कोई कंपनी करवा नहीं सकती। फिर भी अगर कोई कंपनी करवाती हैं तो मे भी वो कंपनी में काम चल जाता है, पैसा उनको लगता है थोड़ा पैसा हमने इकट्ठा करना तो हमारे शेयर होल्डर ही पैसा देने के लिए रेडी है तो हमें कंपनी में शेयर अपने रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं होती। जब भी इनसाइडर ट्रेडिंग होगी तो इसमें कहते हैं एक तो सबसे पहले कनेक्टेड पर्सन होना चाहिए।
कौन कौन से पर्सन आपके साथ जुड़े हुए हैं, वही पर्सन से काम कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप अंदर अंदर ही मार्केट में से लोगों को ले आओगे और पर्सन आपके साथ पैसे लगा के बैठ जाएंगे। कनेक्टेड पर्सन होने चाहिए, जुड़े हुए लोग जो आपके साथ जुड़े हैं वही पर्सन पैसे लगा सकते हैं। अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो भी प्राइस होगी अनपब्लिश होनी चाहिए। लोगों को आप इन्फॉर्मेशन टोटल नहीं दोगे कि किस प्राइस में हमने शेयर बेचे हैं, अनपब्लिश होने। जब आपके पास शेयर होल्डर आ जाएंगे फिर आप उनको बोल सकते हो इतने में हम शेयर वगैरह सेल कर सकते हैं। रीजंस क्या है इनसाइडर ट्रेडिंग के, कंपनी का तक क्यों करती है इनसाइडर ट्रेडिंग, इसमें सबसे पहले लिखा है कि उनके मैनिपुलेशन ऑफ मार्केट बाय यूजिंग इनसाइडर ट्रेडिंग टू प्रोटेक्ट जनरल इन्वेस्टर्स। हम सिंपल वर्ड में बात करेंगे, उन्होंने लिखा कि जो हमारी कंपनी में जनरल इन्वेस्टर्स पहले से ही लगे हुए हैं, जो हमारी कंपनी में ऐड होना चाहते हैं, जो पहले से ऐड हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने कि हम किसी और पर्सन को ऑफर देना ही नहीं चाहते, हमारे जो पक्के पर्सन हैं उनके साथ ही हम काम करना चाहते हैं। दूसरा ने लिखा कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में उन्हीं पर्सन के साथ बनी रही जो लगातार कंपनी में जुड़े हुए हैं। हम नहीं चाहते कि कंपनी के रेपुटेशन में कोई अप डाउन आए, जिस हिसाब से हम अपनी कंपनी को लेके चल रहे हैं वैसे ही कंपनी हमारी चलती चली जाए। मेंटेन कॉन्फिडेंस इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस, स्टॉक एक्सचेंज के जो ऑपरेशंस हैं उनमें कोई भी जो कॉन्फिडेंस लेवल उसमें डाउन ना हो, इसके लिए भी इनसाइडर ट्रेडिंग कंपनी काम करती है। कई बार इनसाइडर ट्रेडिंग हम नहीं करते, डायरेक्ट लिस्टेड करवा लेते हैं मार्केट में। हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे शेयर की वैल्यू कम भी हो सकती है, हम ऐसे फिक्स तो नहीं कह सकते भी ज़्यादा उसी वैल्यू में बेच देंगे जितने में हम बोल रहे हैं। अगर हमारे ज़्यादा बिक रहा है तो हम इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकते हैं। टू मेंटेन द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम, कंपनी के फाइनेंशियल सिस्टम में पब्लिक का जो है इन कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे, अच्छे रिलेशनशिप बना रहे, इसके लिए भी कंपनी जो है इनसाइडर ट्रेडिंग करती है। उसके बाद लिखा कि पेनल्टी इन केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, जैसे मैंने पहले बोला कि सेबी बोलती है कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, फिर भी कोई कंपनी अगर कर ले, सेबी में इम्पोज ए पेनल्टी नॉट मोर देन द 25 करोड़ और 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट मेड आउट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। 25 करोड़ तक का जुर्माना भी लग सकता है। जो इनसाइडर ट्रेडिंग में जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसका 3 गुना भी सेबी जो जुर्माने के साथ ऐड करके कंपनी से ले सकती है, वैसे भी इसकी प्रोहिबिटेड है। इनसाइडर ट्रेडिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनका आपस में कहता बेनिफिट क्या होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग से कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सकती है कि क्योंकि जब हम इनसाइडर ट्रेडिंग करेंगे उन्हीं पर्सन को हायर करेंगे, जो इन्वेस्टर्स वही बनेंगे जो हमारी कंपनी से पहले से जुड़े होंगे, या फिर कनेक्टेड पर्सन है कंपनी से पहले से अटैच्ड है या छोड़ के चले गए, तो वो कंपनी के लिए बेस्ट ही काम करेंगे। उनको लगता है कि पहले इस कंपनी में हमारे से बेनिफिट है, अभी फिर कंपनी हमें बुला रही है तो हम क्यों ना इसमें बेनिफिट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इजीली बेस पे मैनेज हो सकती है। इसके बाद इन्होंने लिखा कुछ एग्जांपल दिए हैं, जेट एयरवेज, येस बैंक लिमिटेड, इन बैंक या फिर इंटेग्रेट एविएशन लिमिटेड। इन्होंने अपनी कंपनी में जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग की होगी, उसके उनको बेनिफिट क्या हुआ है, नुकसान क्या हुआ, वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, ये आप खुद उसमें रीड कर सकते हैं। ये था आपका टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला जो हुआ खत्म। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक आउटलुक में। जब बात की जाएगी तो बिजनेस इन्वायरमेंट की बात की जाएगी। बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या हो गया, अभी जो भी कंपनी के टोटल एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट, जब कोई भी ऐसी कंडीशन हम बोल सकते हैं, जब कोई भी ऐसी प्रोसेसेस जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं उसको हम बोलेंगे, जब फिर कोई पावर्स हो गई, कोई रूल्स हो गए, सब चीज़ें इंटरनल बेस पे भी देखेंगे, एक्सटर्नल बेस पे भी देखेंगे, जो बिजनेस को अफेक्ट करेंगे उसको हम बिजनेस का एनवायरनमेंट ही बोलेंगे। इन्होंने लिखा भी है, इन्वायरमेंट रेफर टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन, अदर फोर्सेज दैट वर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट बट मे अफेक्ट परफॉर्मेंस। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन, संस्थान हो गए, कोई पर्सनस हो गए जो कहता है बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं लेकिन बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल बोलने लगी, इंक्रीज इन टैक्स कैन मेड थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाई। अगर मार्केट में कहते टैक्स बढ़ जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको खरीदना कंपनी के कस्टमर की कीमत से, मतलब कस्टमर की पहुंच से तो बाहर हो जाएगा। सेम कंपनीज को भी उनके साथ डील करना पड़ता है। ऐसा नहीं बोल सकते टैक्स बढ़ गया तो कंपनी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें महंगा सामान लाएंगे, महंगा बेचेंगे। पहला उनको महंगा खरीदना भी तो है, क्योंकि जो बंदा अपनी कैपिटल को मैनेज करके चल रहा है, मे भी सेंसिटिविटी बेस पे चल रहा है, जब जरूरत होगी तब देखेंगे तो उनको प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। दूसरा लिखा कि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, मार्केट में टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, देखो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए तो बिजनेस को दोबारा से रीशेड्यूल करके दोबारा से अपना काम सेटअप करना पड़ता है। पॉलिटिकल अनसर्टेन, गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना के चल रही है, इमरजेंसी या फिर हमें एकदम से बोलेंगे फिर इमरजेंसी बेस पे कोई नए रूल्स बना के जा जाए। जैसे पहले वो था कि वैट चल रहा था, 2017 में उन्होंने डिसाइड किया कि 1 जुलाई से हम लोग GST लगा देंगे। कंपनीज तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर थी नहीं, कुछ ही कंपनीज प्रिपेयर थी जिनको पता था कर लेंगे। काफ़ी कंपनी को काफ़ी टाइम ट्रेनिंग ही देनी पड़ी, लगभग 1-1.5 साल तो ट्रेनिंग चलती थी GST की बहुत सारी कंपनियों के लिए। उसके बाद चेंजेस इन फैशंस, जैसे जैसे फैशन चेंज होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होंगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट इफेक्ट ही होगा। इंक्रीज कंपटीशन, मार्केट में अगर कंपटीशन बढ़ेगा, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो सेम प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज और भी आएंगी, बस नेम ही चेंज होगा,
कंपटीशन बढ़ने से क्या हुआ, लोग हो सकता है कि दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट की जाएँ तो बिजनेस इन्वायरमेंट वहाँ से भी इफेक्ट होता है। डिमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ कहता कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो साथ में जुड़ी रहती हैं, उनको वन बाय वन डिफाइन उन्होंने किया है। सबसे पहले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, बिजनेस ऑलवेज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन के साथ काम चलेगा, अगर इन्फ्लेशन आ रही है तो बिजनेस इफेक्ट होते चले जाएंगे। डिफ्लेशन भी आएगी तो भी मार्केट में इन्फ्लेशन बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ज़्यादा कीमतें कम हो जाएंगी तो बिजनेस को तो उतने खर्चे करने ही करने हैं जो उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, वैसे कीमतें ज़्यादा बढ़ेंगी तो बिजनेस को ज़्यादा कीमतें खर्चे करनी होती हैं। मतलब अगर स्टेबल इकॉनमी होगी तो बिजनेस को बेनिफिट रहते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमिक में चेंजेस आएंगे, गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करेगी तो उसका नुकसान जो है बिजनेस को साथ में होता है। फिर आता है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट मीन्स डील विद कस्टमर्स कंज्यूमर्स। जैसे जैसे ट्रेडिशंस या फिर फैशंस न्यू आएंगे या लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे, अपने एरिया में मूवमेंट्स करेंगे, तो मे भी बिजनेस अफेक्ट होते ही होते, क्योंकि जब न्यू फैशन आएगा तो लोग न्यू फैशन में जनरेट होंगे, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो न्यू टेक्नोलॉजी में लोग जाएंगे, तो बिजनेस को भी साथ के साथ अपग्रेड होना पड़ता है, इससे भी बिजनेस अफेक्ट होती है। फिर है टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, अगर मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी ऐड होगी, अभी जैसे हम लोग इंटरनेट में ही देख रहे हैं कि 4G से 5G आ गया अभी, तो लोग जो अभी 3G में भी चल रहे थे, 4G में तो पहले बहुत मुश्किल से पहुंचे, बहुत सारे लोग तो ऐसे ही अभी 4G में पहुंचे भी नहीं है। अब जिन लोगों को 4G से 5G में भी जाना पड़ेगा तो मे भी उनके लिए तो बहुत सारी कॉस्ट है, तो बिजनेस में अफेक्शन ऑटो मोड पे आएंगी। सभी लोग थोड़ी है 5G में पहुंच जाएंगे, उनको तो जो लोअर लेवल में अभी घूम रहे हैं उनके लिए भी देखना पड़ेगा, जो अपडेट लेवल है उनके लिए भी देखना पड़ेगा, तो बिजनेस में डबल काम करने पड़ता है, तो ये भी इफेक्ट बिजनेस में हो सकता है। फिर आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जैसे कोई नई गवर्नमेंट आएगी, मान लीजिए जब बिजनेस चल रहे हैं 5 साल की गवर्नमेंट रहती है, अगर तो बिजनेस के फेवर में काम कर रही है तो अच्छी गवर्नमेंट रहेगी तो बिजनेस अच्छे चलते रहेंगे। नई गवर्नमेंट आएगी, हो सकता है नए टैक्स स्ट्रक्चर लेके आ जाए, कंपनी को लिए नए कॉर्पोरेट टैक्स लेके आ जाए, हो सकता है कंपनियों में अपनी ही इनकम फाइंड करना स्टार्ट दे गवर्नमेंट, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं कंपनी बिजनेस में। तो पॉलिटिकल के हिसाब से गवर्नमेंट में पॉलिटिकल के हिसाब से बिजनेस में इन्वायरमेंट में इफेक्शन जरूर होंगे। उसके बाद है लीगल इन्वायरमेंट, जैसे ही कहता है गवर्नमेंट कोई टैक्स स्ट्रक्चर चेंज कर दे या फिर उनको लगता है कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दे, जैसे अभी 30% चल रहा है, मे भी आने वाले टाइम में कुछ साथ में सरचार्ज ऐड कर दे या फिर कुछ सेस वगैरह ऐड कर दें, तो वहाँ पे कंपनीज में प्रॉब्लम आती है। जो मेथड पहले से चले आ रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस हो जाए, जैसे लास्ट मैंने एग्जांपल जीएसटी के लिए चेंजेस आए तो एकदम से बिजनेस बहुत अफेक्ट हुए थे, या फिर गवर्नमेंट ने लीगल बेस पे नोटबंदी कर दी थी विदाउट इन्फॉर्मेशन दिए, तो बहुत सारे बिजनेस को प्रॉब्लम्स हुई थी। वहाँ पर उनके अपने हिसाब से बिजनेस का अपना हिसाब से चल रहा था, जो बहुत सारे बिजनेस फेल भी हुए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किसी भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं, उन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मीन्स किसी भी कंपनी की अगर वैल्यूएशन हम देखते हैं, हर साल हमने कितना बेनिफिट कमाया या हम हर साल कंपनी कितनी परफॉर्मेंस में जा रही है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वैल्यूएशंस। वैल्यूएशन के कुछ अप्रोचेस बताए हैं। अगर मान लो किसी कंपनी की आप वैल्यूएशन देखना चाहते हो कि हाँ एक्चुअली में बेनिफिट है या कंपनी में नहीं है, तो 3 तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन, कंपनी में टोटल एसेट्स कितनी है, जो कंपनी की फिक्स एसेट्स हैं। अगर किसी कंपनी में टोटल फिक्स एसेट उनकी अपनी है तो वैल्यूएशन अच्छी होगी। अगर सारी की सारी फिक्स एसेट जो उन्होंने मीन्स लोन वगैरह पे लेके रखी हुई हैं, तो मे भी कंपनी में लिमिटेड ज़्यादा होती है, उनकी एसेट्स वैल्यूएशन डाउन हो जाती है। दूसरा उन्होंने बोला कि अर्निंग वैल्यू अप्रोचेस, लगातार कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती चली आ रही है, अर्निंग पर शेयर कितना है या फिर नेट उनको अर्निंग पर शेयर के ऊपर वैल्यू कितनी पड़ रही है और कितने प्रॉफिट हर साल कमा रही है। अगर तो लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, कोई एक आधा साल डाउन भी हो रहा है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कंपनी लगातार 2-3 साल लॉस में रहती है फिर 1 साल प्रॉफिट कमाती है, तो वहाँ पर कंपनी की परफॉर्मेंस में डाउन हो सकती है। मार्केट वैल्यू अप्रोच, मार्केट में कंपनी का नेम किस हिसाब से, गुडविल बनी हुई है या नहीं बनी हुई, ये भी कंपनी की वैल्यूएशन में डिपेंड है। अगर लोग कंपनी के नेम के बारे में जानते होंगे तो भी कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी है। अगर लोगों को पता ही नहीं, भी ऐसी भी कोई कंपनी खुली हुई है जिसका नाम ही नहीं है, उसमें शेयर भी बिक रही हैं, तो वैल्यूएशन ऑटो मोड पे ही डाउन हो जाएगा। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी की हिस्ट्री फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कैसी है, लगातार प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही, ये हमेशा वैल्यूएशन को अफेक्ट करेगा। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, क्या कंपनी के पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए उनके साथ होंगी। अगर कंपनी में पोटेंशियल ही नहीं है, मीन्स आगे बढ़ ही नहीं सकती कंपनी, में भी वैल्यूएशन ऑटो मोड पे डाउन हो जाएगी। साइज ऑफ द कस्टमर बेस, कंपनी किस एरिया में अपने कस्टमर के साथ काम कर रही है। मान लो कोई कंपनी स्टार्ट हुई सिर्फ सानेवाल में बिजनेस कर रही है, अगर लगातार ही सानेवाल में बिजनेस करती रहेगी कोई कंपनी, आने वाले टाइम में कंपनी फेल होगी फिर उनको अपना बेस बढ़ाना पड़ता है। सानेवाल से हो सकता है गोविंदगढ़ से धंधारी या फिर इधर उधर एरिया में बढ़ती चली जाएगी तो बिजनेस अच्छा हो जाएगा। कस्टमर अगर डाउन होंगे, क्योंकि कस्टमर मैं बोलूँ कि सानेवाल के लोग अभी कंपनी के प्रोडक्ट पसंद करते हैं, लगातार ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई पर्सन सानेवाल में आउटसाइड सिटी से आएगा या आउटसाइड से कंट्री से आएगा, वो आके आपको अपनी और कंट्री की तरफ लेके जाएगा या फिर
साइड की तरफ लेके जाएगा, जिससे लोग जो है छोड़ना पसंद करते हैं एक प्रोडक्ट को। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। डिपेंडेंस ऑन ओनर, अगर कोई कंपनी लगातार ओनर के ऊपर ही डिपेंड होकर काम करती है, ओनर जो बोलेगा वही काम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप में कंपनी में डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनकी भी परफॉर्मेंस है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनको भी यूज़ करके बिजनेस चलाया जाए तो बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। सिंगल एक पर्सन के ऊपर डिपेंड होकर हम बिजनेस करेंगे तो मे बी डिपेंडेंस बिजनेस हो जाएगा, तो वैल्यूएशन डाउन हो जाएगी। कंपिटिटिव एडवांटेज, अगर कंपटीशन जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज होगा, कंपनी अगर कंपटीशन में लगातार चल रही है, परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रही है कि बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, सभी कंपनी प्रॉफिट कमा रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू कंपनीज आने से आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो वैल्यूएशन उसमें भी डाउन होती ही होती है। चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उसके कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, किस बेस पे आते हैं। सबसे पहले रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, बहुत स्पीड से जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, बिजनेस में चेंजेस आते ही आते हैं। हम लोग इंटरनेट में लें, वो एग्जांपल सही है कि पहले हम कुछ टाइम से पहले की बात है कि 2G में हम लोग काम करते थे, इंटरनेट चलाने के लिए छोटे फ़ोन में पहले वो घूमता ही रहता था एक वेबसाइट खोलने। धीरे धीरे हमने पता भी नहीं लगा कि हम लोग अब आज के टाइम में 5G में आ गए हैं कि हम बटन प्रेस करते हैं, फटाफट जो भी वेबसाइट्स ओपन करनी है, जो भी डाटा हम डाउनलोड करना है, बहुत जल्दी से पता चला जा रहा है। इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, लोगों की जो परचेजिंग पावर है जो बढ़ रही है, उससे भी बिजनेस को अफेक्शंस होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोग कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो लोग एक जगह पे नहीं सब रहते हैं, तो वो अलग अलग जगह में भागना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से भी खरीदेंगे वहाँ से, तो बिजनेस को डिपेंडेंसी लेवल में होता है, बिजनेस कैसे कस्टमर होंगे उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो बिजनेस अफेक्ट होगा ही होगा। ग्रेटर एक्सेस टू द कैपिटल, जब कंपनी में कहता ज़्यादा पैसे की जरूरत हो या फिर कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो भी बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो कहाँ पे लगाएंगे, वो भी उनको देखना पड़ता है। इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसका इफेक्ट आपके बिजनेस इन्वायरमेंट पे ऑलवेज पड़ेगा, क्योंकि अगर ग्लोबलाइजेशन में जैसे चेंजेस आएंगे बिजनेस को वैसे ही चेंजेस अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे। पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट अगर कुछ चेंजेस करेगी तो गवर्नमेंट के हिसाब से बिजनेस में इफेक्ट होगी ही होगी। इसके इन्होंने मैट्रिक्स फॉर द बिजनेस इम्पैक्ट, मैट्रिक्स में लिखा है बिजनेस इम्पैक्ट में जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें हमें क्या क्या कुछ मेजर्स में लिखे हैं किस तरह से इनको हम चेंजेस में कर सकते हैं। सबसे पहले इफेक्ट ऑन द मार्केट शेयर, अगर कोई बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस हुआ है तो हमारे मार्केट शेयर में क्या चेंजेस हुए हैं, ये हमेशा मैटर करता है। दूसरा, नंबर ऑफ मार्केटिंग फर्म पार्टिसिपेंट्स, कितनी फर्म्स आई हैं एक मार्केट में हमारे साथ हमारे जैसा काम करने वाली। नंबर ऑफ न्यू मार्केट्स, ऐसे कौन से न्यू मार्केट्स बन गई हैं जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं लेकिन हमारी पहुँच नहीं है। सेल ग्रोथ, हम लोग सेल कितनी ग्रोथ कर सकते हैं। साइज़ ऑफ द एवरेज सेल, हमारी एवरेज सेल कितनी है, अगर उसको बढ़ाया तो बेनिफिट है, नहीं तो बिजनेस अफेक्ट होगा ही होगा। उसके बाद इन्होंने लिखा कि इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन वैल्यूएशन, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं वैल्यूएशन के ऊपर। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, मार्केट में काम करने से अगर कोई चेंज, क्लाइमेट चेंज मतलब ग्रोथ आपकी जो चेंज है वो अगर मान लो आपकी जो ग्रोथ चल रही है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो बिजनेस वैल्यूएशन डाउन होगी ही होगी। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं जो पीछे हमने रीजंस पढ़े हैं, क्लाइमेट चेंज उसी बेस पे आता है। मान लो जो एक टाइम पे काम चल रहा था एकदम से उलट हो जाए तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। उसके बाद आता है कि जब भी इम्पैक्ट की बात करेंगे तो कुछ रीजंस पॉइंट्स में लिखा है कि फुल फॉलोइंग सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारा प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। सबसे पहले बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, कोई भी क्लाइमेट चेंज आएगा तो ये काम ऑटोमोट पे रुक जाते हैं। सिंपल से वर्ड में हम एग्जांपल लेंगे तो आज के टाइम में जैसे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम सबसे ज़्यादा डाउन है। रीजंस क्या है कि पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से गवर्नमेंट न्यू आई, उन्होंने बोला कि जितनी कॉलोनीज चल रही हैं तो उसमें भाई NOC की ज़रूरत है, पहले कॉलोनी पास करवाओ फिर NOC लोगे उसके बाद आपकी रजिस्ट्री हो। तो आज के टाइम में लोग रजिस्ट्री नहीं करवा रहे, जिन लोग कॉलोनी बना के बैठे होते हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो वैसे की वैसे ही पड़ी हैं। गवर्नमेंट के पास कोई मतलब रूल्स बना दी गवर्नमेंट ने, अभी तो उसको कैसे लागू करना है कुछ पता ही नहीं। जैसे न्यू चेंजेस आएगा तो इन सेक्टर में कहता प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा इन्होंने सेक्टर लिखा कि केमिकल्स, गवर्नमेंट केमिकल्स के लिए न्यू रूल्स बना दे, रूल तो बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट आपने टेबल पे बैठ के बना दिया, लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में उसको कब लागू करना है किस हिसाब से काम होगा तो प्रॉब्लम्स जनरेट होगी ही होंगी। पावर, जैसे हम बोलेंगे पावर ग्लोबली डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें कि हमारी इकॉनमी में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो बढ़ती चली जा रही है। गवर्नमेंट ने बोला कि हम फ्री बिल देंगे लोगों को फ्री में, अभी जीरो बिल तो दे रहे हैं, खर्चा किसके ऊपर पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ रहा है। उसकी प्रॉब्लम भी मार्केट में जनरेट होगी, जबकि वो सफ़र जो इंडस्ट्रीज इकॉनमिक इलेक्ट्रिक सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हैं उनको प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, उनका पैसा मिल नहीं रहा, तो गवर्नमेंट ऑटोमोट करता नहीं क्या काम करेगी। उसके बाद एक्स्ट्राविट्स पर मैंने लिखा कि मान लो बिजनेस में कुछ सेक्टर ऐसे हुए हैं जिनकी ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी बढ़ते चले जाए। आप कोई काम कर रहे हैं किसी सेक्टर में तो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, आप फ्री में एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी के ले सकते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं कि हम फ्री में देंगे, कॉस्ट किसके ऊपर बढ़ रही है, गवर्नमेंट के ऊपर। जब तक ये कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी तो लोगों का नुकसान आगे जाके होगा ही होगा, कोई ऐसी चीज़ भी आएगी जिसके ऊपर गवर्नमेंट पैसे बढ़ा देगी।
फिर क्या होगा, फाइनेंस, अगर मान लीजिए फाइनेंस में आपके पास कोई कमी आ रही है तो बिजनेस अफेक्ट होने वाला ही है। उसके बाद है हेल्थ केयर, फूड बेवरेज, गवर्नमेंट इसके ऊपर भी मान लो अगर प्रॉपर काम नहीं करते तो ये भी वैल्यूएशन में डाउन होंगे। टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, जब भी कोई इम्पैक्ट होगा बिजनेस में तो ये सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट ऑलवेज पड़ता है कि आपका हो सकता है बिजनेस भी कम हो, टूरिज्म लेवल भी कम हो सकता है, हेल्थ केयर में भी हम लोग पीछे रह सकते हैं। फिर आता है इम्पैक्ट ऑन द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का इम्पैक्ट पड़ेगा तो कौन कौन चीज़ों की दोबारा दोबारा पॉइंट वैसे घुमा ही दें। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाएंगी। इन्फ्लुएंसिंग कैश फ्लो, आपका कैश फ्लो जो बढ़ जाएगा, इनफ्लो कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो लोग बंदे डिसीजन आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले होंगे वो सोचना स्टार्ट कर देंगे। डिस्काउंट रेट जो आपके बढ़ जाएंगे, अगर आपको लगता है कि पैसे की जरूरत है आपको डिस्काउंट पे काम करना पड़ेगा। फिर हमारे पास आता है कि अफेक्टिंग शेयर होल्डर वैल्यू। शेयर होल्डर की वैल्यू भी कहता अफेक्ट हो सकती है क्योंकि कंपनी का जो कैश फ्लो बढ़ जाएगा, शेयर होल्डर के आपको डिस्काउंट रेट पे काम करना पड़ेगा। जो आपके पास कंपनी में डेप्ट होंगे वो भी बढ़ जाएंगे, कंपनी को पैसे जो है देने पड़ेंगे, अगर पैसे इन्वेस्टमेंट कम पैसे पे करवाएगी देने ज़्यादा पड़ेंगे। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी, इसी में एक टॉपिक इन्होंने ऐड किया है सस्टेनेबिलिटी का। सस्टेनेबिलिटी होती है, मान लो कंपनीज जिनके पास एबिलिटी होती है कि मार्केट में जब उनका जाने का टाइम हो लेकिन उस टाइम पे भी अपने आप को एडजस्ट करके मार्केट में जब वो रह जाते हैं उसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है ना, भी मान लो कोई ऐसा टाइम आया भी सफ़र करके हम दोबारा से ग्रोथ स्टेज में आ गए। हम बोलें तो एग्जांपल लें तो लाइव जैसे कोविड, बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो डाउन हो गई, बंद ही हो गई। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सस्टेनेबिलिटी लेवल में अपने आप ग्रोथ भी कर गई, उनका अच्छा मीन्स मेंटेनेंस लेवल था, उनके पास अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर था, उन्होंने अपनी कंपनी को ग्रोथ में रखा हुआ था, तो आज के टाइम में वो कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस बेस पे आगे भी बढ़ रही। तो सस्टेनेबिलिटी मैंने लिखा भी कि डिवॉल्व विदाउट डिप्लेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर्स। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं फ्यूचर में यूज़ करने का, हम ऐसा नहीं कि आज ही यूज़ कर लेंगे, कंपनी अपने को डिवॉल्व स्टेज में ले जाती है, मार्केट में स्टेबल हो जाएंगे, उस लेवल को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, कंपनी का कहता है जो ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट बिटवीन स्टाफ, इन्वेस्टर, कस्टमर एंड स्टेक होल्डर से ऑलवेज इंप्रूव होता है। अगर कोई कंपनी किसी भी कंडीशन में आके जिसमें लगता है लॉस में जा रही है, जब वैल्यूएशन डाउन हो रही है, लेकिन अपने कस्टमर के साथ, उनका कंज्यूमर के साथ, शेयर होल्डर के साथ, जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टाफ है, उनके साथ जब लेवल जो कॉपरेशन का है, जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, जो रिलेशनशिप का लेवल है, वो इंप्रूव होता है जब कंपनी सस्टेनेबिलिटी में आएगी। इससे कहता है कंपनी में एम्प्लॉयज़ लगातार अटैच रहेंगे और कंपनी में कभी भी लेबर टर्नओवर नहीं होगा। बहुत सारी कंपनी में ये प्रॉब्लम ऑलवेज जनरेट होती है कि लोग कंपनी छोड़ के जाना स्टार्ट कर देते हैं जब भी कोई कंपनी डाउन होना स्टार्ट करेगी। अगर कंपनी में पावर से सस्टेनेबिलिटी की तो लेबर कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी, उनको पता है कि कंपनी कहीं ना कहीं पे जाके हमारी परफॉर्मेंस आगे ले जाएगी। इससे कहता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी प्लस आपके रिलेशनशिप जो है अच्छे बनते हैं, मार्केट में आपकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। हमारी कंपनी में हर कोई बंदा बेनिफिट्स के लिए देखेगा, उसके बेनिफिट्स को मेजर भी कर पाएगा जब आप सस्टेनेबिलिटी लेवल में आएंगे। इन्होंने पिलर्स भी लिखे हैं सस्टेनेबिलिटी के, कुछ पिलर्स हैं जिसमें कंपनी को काम करना पड़ता है। सबसे पहले कहता है उनको इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तीनों चीज़ें देखनी होंगी। पहले तो देखना होगा मार्केट में इन्वायरमेंट कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट किस हिसाब से बिहेव कर रही है, लोग इसमें वाले से हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इकोनॉमी, जिस हिसाब से मार्केट में प्राइसेस चल रही हैं, जो भी इन्फ्लेशन या फिर डिप्रेशन कुछ भी मार्केट में आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें पैसे को एडजस्टमेंट करना होगा। लास्ट में सोसाइटी के लिए काम करना। सोसाइटी मीन्स हमेशा लोगों के फेवर के लिए, एज पर लोगों की डिमांड के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे तो कोई भी कंपनी इजीली बेस पे सस्टेनेबिलिटी लेवल में आ सकती है। अगर आप बोलोगे कि लोग क्या मांग रहे हैं, हमें उन चीज़ों को बनाना नहीं है, तो कंपनी ऑटोमेटिक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। जब भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्कल में कुछ 3-4 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले बोला कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, आपको हमेशा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए देखना होगा। जैसे अभी गवर्नमेंट बोल दिया कि पोल्यूशन कम करना है, आप लगातार पोल्यूशन बढ़ाओगे तो मैं भी प्रॉब्लम होंगी, अब उनको पोल्यूशन का कोई सोल्यूशन आपको फाइंड करना पड़ेगा। सोशल डेवलपमेंट, कोशिश की जाए कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाए, जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं उनके बेनिफिट के लिए काम किया जाए। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑटो मोड पे इकोनॉमिक में आपको जीडीपी इंक्रीज़ करने के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करना होगा जिसमें गवर्नमेंट को भी लगे कि आप जीडीपी डेवलपमेंट अपना हिस्सा डाल रहे हो, तो आपकी कंपनी इजीली बेसिस सस्टेनेबिलिटी लेवल में आ जाएगी। मेजरिंग सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस होगा तभी आप रिपोर्ट करते चले जाओ, आपकी परमानेंट जैसे परफॉर्मेंस बढ़ रही है तो सस्टेनेबिलिटी लेवल आप मेजर कर सकते हैं। इन्होंने कुछ 2-3 प्रिंसिपल भी लिखे हैं जिस बेस पे कहता है, अभी इकट्ठे देखोगे तो पता लग जाएगा। सबसे पहले कहता है आपके वैल्यू ड्राइवर्स, मीन्स आपकी कंपनी में जो वैल्यू ड्राइवर्स हैं, आपकी कंपनी में हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट कैसे सेव कर रहे हो, टैलेंट को कैसे आप अट्रैक्ट करके रख रहे हो, आपकी कंपनी का ब्रांड किस प्रकार के है, इन सभी चीज़ों से कहता है कंपनी में आपकी वैल्यूएशन जो है आगे बढ़ेगी, प्लस सस्टेनेबिलिटी को मेजर भी किया जा सकता है। इन्होंने इसमें लिखा भी ESG फैक्टर, 3 फैक्टर हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमने जो पीछे पढ़े हैं।
इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और गवर्नमेंट का इन्वायरमेंट, इन तीनों चीज़ों को मैं आपकी परफॉर्मेंस नोट कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी सस्टेनेबिलिटी लेवल अच्छी है या नहीं है। गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई केस नहीं लगा रही, जैसे मैं बोलूँ आप गवर्नमेंट को लगातार टैक्स पे कर रहे हो, जीएसटी दे रहे हो, इनकम टैक्स दे रहे हो, गवर्नमेंट भी आपकी कंपनी को सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कर रही है, तो मतलब आपका सस्टेनेबिलिटी लेवल अच्छा है। सोशल लेवल मीन्स जो भी एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में जुड़े हुए हैं वो आपको छोड़ के नहीं जा रहे, आप उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हो, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो और लोग आपकी कंपनी में खुद आना चाहते हैं, तो मतलब आपका सस्टेनेबिलिटी लेवल अच्छा है। एक पॉइंट इन्होंने बोला कि इन्वायरमेंट, मार्केट में कुछ भी हो रहा है, आपके पास अब ऐसी कैपेबिलिटीज़, ऐसे टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ पर्सन्स हैं, ऐसे स्किल्स हैं, न्यू पर्सन्स भी आपने अट्रैक्ट किए हुए, रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कंपनी में सस्टेनेबिलिटी लेवल अच्छा बना रहेगा। अगर ये तीनों लेवल में आपका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है तो मतलब कि आप सस्टेनेबिलिटी लेवल में नहीं है, मे बी कंपनी बंद होने के कार पे भी जा सकती है। ये था आपका टॉपिक जो हुआ खत्म, इकोनॉमिक आउटलुक ऑन बिजनेस वैल्यूएशन। लास्ट में जो लिंक दिए गए हैं